नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। शनिवार को हुई उत्तराखंड बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जेपी नड्डा की मौजूदगी ने कई सियासी संकेत दिए। हालांकि बैठक में दो पूर्व मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, फिर भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया कि संगठन पूरी तरह से एकजुट है। वहीं उन्होंने बताया कि 7 मार्च से 14 अप्रैल तक मंडल स्तर पर प्रशिक्षण अभियान चलेगा और 23 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसे में सवाल कायम यह है कि क्या अंदरूनी मतभेद सच में खत्म हुए हैं या सियासत अभी भी बाकी है। और आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। उत्तराखंड बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जेपी नड्डा की मौजूदगी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों को रैली करनी पड़ रही है ये बताने के लिए कि जी 4 साल हमारे पूरे हो गए, हमने तुम्हारे लिए क्या किया। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि 4 सालों में इस प्रदेश को खनन प्रदेश, भूमाफियाओं का प्रदेश, कानून व्यवस्था ध्वस्त, महिलाओं की सुरक्षा है नहीं, लोग बेरोजगार हैं। इसके अलावा इस प्रदेश को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया है। क्या कहेंगे आप रैली में जाकर के? क्या बताएंगे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी था वो हमारा प्रभारी था? आप ये बताएंगे कि जो पेपर लीक हुआ उसका हाकिम सिंह को बेल मिल गई और हाकिम सिंह का हाकिम अब तक पता नहीं चला? तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक फालतू की बात है। जनता को फिर से एक बार मूर्ख बनाने की जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी इस रैली के माध्यम से कर रही है। लेकिन जनता बड़ी समझदार है। अब जनता भारतीय जनता पार्टी से उनके विकास का रिपोर्ट कार्ड पूछेगी कि आपने इस प्रदेश में पलायन कम करने के लिए क्या किया, आपने रोजगार देने के लिए क्या किया, और जो इन्वेस्टमेंट समिति हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आपने आयोजित की उससे कहां पे इन्वेस्टमेंट मिला, कहां पे फैक्ट्रीज लगी, कितने लोगों को रोजगार मिला। हर दिन झूठे आंकड़े देने से, नियुक्तियां पत्र देने से रोजगार नहीं हो पाते हैं। आज भी लोग बेरोजगार हैं। आपके जो बेरोजगार पंजीकरण ऑफिस है उसके ही हिसाब से 9.5 लाख जो पंजीकृत बेरोजगार इस प्रदेश में है, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो कितने होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आज देहरादून थे और हमारे आग्रह पर उन्होंने हमारे प्रदेश कोर टीम की बैठक में वो रहे। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर बैठक में चर्चा हुई। सबसे पहले तो मैं नड्डा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पिछले दिनों के कार्यक्रम और सरकार की गतिविधियों पर सरकार और संगठन की पीठ थपथपाई और ये तय हुआ कि आगामी दिनों के अंदर और अब गति से अपने संगठन के स्वरूप का विस्तार करेंगे। 3 महत्वपूर्ण विषय है। पहला विषय तो सरकार का कार्यकर्ता समन्वय, सांसद हो, विधायक हो, मंत्रीगण हो, ये समन्वय स्थापित होना चाहिए और उसके लिए हमने प्रयास शुरू किए हैं। 17 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री के साथ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होगी। दूसरा, विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से बूथ तक के कार्यकर्ताओं के बड़े सम्मेलन, इसको हम लोग करेंगे। और तीसरा, कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, जो चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और वैचारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इन तीनों विषयों चीजें फोकस रही। जो कार्यक्रम हमारे अभी तक हुए हैं उन सब कार्यक्रमों का विस्तार पूर्वक उनके सामने उल्लेख किया गया और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2027 के चुनाव की विजय के लिए उनके द्वारा जो मार्गदर्शन उनको दिया गया है, भविष्य उन सब विषयों पर हम लोग नीतिगत निर्णय करते हुए कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक राकेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मथुरा दत्त जोशी जी, सवाल आपसे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, लेकिन 2 पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक से दूरी बनाए रखते हैं। इसे आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, निश्चित रूप से सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई मतभेद है, ना कोई मनभेद है, ना कोई किसी से कोई शिकायत है। और दो जो पूर्व मुख्यमंत्री आप शामिल न होने की बात करते हैं, व्यक्तिगत काम भी होते हैं लोगों के, उनके अपने व्यक्तिगत कारण थे और जो मुख्यालय से बाहर उनके कारण उपस्थित नहीं हुए, और उनके अपने अपने काम है हर व्यक्ति के। और जहाँ तक सवाल है कि आपने कहा मतभेद, कोई मतभेद नहीं है, सारे कार्यकर्ता एक हैं। पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का निशान सर्वोपरि है, और पार्टी के लोग कमल के निशान के नेतृत्व में जी। चुनाव भी लड़ते हैं, चुनावी मैदान में आते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड का चुनाव 2027 का लड़ा जाएगा। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आगामी समय में प्रदेश में होंगे, उन कार्यक्रमों के लिए पार्टी के कार्यकर्ता पूरी जोशो खरोश से तैयार है, संगठन पूरी तरीके से तैयार है। और बीएलएच की नियुक्ति लगभग लगभग पूरी हो गई है। 8,000 के लगभग बीएलए बन चुके हैं। 2-3 हजार बीएलए बनने हैं, वो 2-3 दिन के अंदर वो काम भी पूरा हो जाएगा। विस्तारम की नियुक्तियां हो गई हैं, बूथ कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्तियां हो गई हैं, और उसके बाद बूथ स्तर का कार्यक्रम भी चलेगा। पार्टी 2027 के लिए तैयार है। और सरकार के जो नीतिगत कार्य है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजना है, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और निश्चित रूप से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की विजयी होगी, और पुनः पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में बनेगी। बिल्कुल। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रतिमा सिंह प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रतिमा जी, आपसे जानने का कोशिश करेंगे जानने की कि यहां पर कांग्रेस की ओर से लगातार यह कहा गया कि बीजेपी गुटों में बटी हुई है, और मथुरा दत्त जोशी जी इस बात से साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए कि बीजेपी में फिलहाल कोई भी मतभेद या मनभेद है। दो पूर्व मुख्यमंत्री बैठक से दूरी बनाए रखते हैं, आप इसे किस तरीके से देखती हैं? जनता पार्टी ये तो खंड खंड में बटी है, और कांग्रेस पार्टी ये बात तो शुरू से ही कह रही है। आपने देखा, चाहे वो सदन में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बयान हो, एक नहीं 2-2 बार वो अपने ही प्रदेश के मुखिया को खनन माफिया से संबोधित करते हैं। वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी का बयान हो संगठनात्मक निर्णयों को लेकर के, जब धामी जी से उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा कर लिया जाए। इनके खुद के लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत जो है सरकार को कहते हैं, धमकी देते हैं कि अगर उनकी बातों को नहीं सुना गया तो वो सदन बहिष्कार करेंगे। अरविंद पांडे का अभी जीता जागता कुछ दिन पहले कई उदाहरण आपके समक्ष है। ऐसी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। मुन्ना सिंह चौहान आपके सामने है, बहुत सारे लोग हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक तो कोई ऐसी कोर कमेटी भारतीय जनता पार्टी की निकल के आई नहीं, जिसकी बैठक लेने के लिए नड्डा जी यहाँ आए हुए थे। नड्डा जी सिर्फ जो स्थिति थी उसका जायजा लेने आए थे, क्योंकि पिछले आपने देखा कई समय से जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी जो नीतियां हैं उनको लेकर के जो धरातल पर भाजपा के खिलाफ जो है उतरी है, और उससे प्रदेश का जो माहौल है आपने देखा वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ है। और यही वजह है कि नड्डा जी को स्थिति का जायजा लेने आना पड़ा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कांग्रेस की। मैं जीत कहूंगी कि केंद्रीय आला कमान जो इनका है उनको जो है प्रदेश की चिंता हो गई, क्योंकि धामी जी की कुर्सी कहीं ना कहीं जो है अधर में लटकी हुई है। और महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि कोर कमेटी की बैठक थी, ना ही प्रभारी नजर आए, ना ही इनकी सह प्रभारी नजर आ रही थी, और जो नेता और विधायक जो नदारद थे वो तो थे ही। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि दुष्यंत गौतम से किनारा कर रही है। और ये आपने देखा कि किस तरीके से जब नवनियुक्त इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उस वक्त जो होर्डिंग्स और जो बैनर्स और जो पोस्टर्स थे उनसे दुष्यंत गौतम की फोटो गायब थी। तो इन्हें भी पता है, ये भी कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं जो बात कांग्रेस पार्टी सदैव शुरू से कह रही है कि वो वीआईपी और कोई नहीं, वो वीआईपी सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत गौतम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। ये नैरेटिव सेट करते हैं, और अपने घर की बातों को उन्हें लगता है कि नहीं जी हमारे घर में तो सब ठीक है। और एक छोटी छोटी, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे नेता अगर एक दूसरे के लिए छोटा भी बोल दे तो उन्हें कहते हैं जी ये तो टूट गए हैं, ये तो बट गए हैं। और जब इसीलिए कहते हैं, कई बार कहा है कि जब खुद का घर शीशे का होता है तो लोग दूसरों के घरों में पत्थर
नहीं मारा करते। और कौन सी एमएमए भट्ट जी को सुन रही थी, अहम मुद्दे पे चर्चा हुई। अरे भाई 4 साल हो जाएंगे अभी आपको कुछ दिन बाद, आप अपना मंत्रिमंडल विस्तार तो कर नहीं पा रहे हैं। 40 से ज्यादा जो विभाग है वो मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखे हुए हैं, आपदा प्रबंधन उनमें आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप 4 साल में सिर्फ इस वजह से आप मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि धामी जी डरे हुए हैं, ऐसा ना हो किसी और गुट का जो विधायक हो उसको हम मंत्री बना दे और मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाए। तो आपकी गुटबाजी का जो असर है वो प्रदेश के विकास पे पड़ रहा है। आप प्रदेश के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं अपने फायदे की वजह से। जी। धामी जी को इस वक्त और कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊं, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी नजर आ रही है कि 1 साल से कम का जो समय बचा है बस मेरी कुर्सी बची रहे। लेकिन जो रिपोर्ट पहुंची है आला कमान के पास और जिस रिपोर्ट के बाद नड्डा जी यहाँ आए हैं वो इशारा कर रही है कि धामी जी के साथ साथ जितना पूरा मंत्रिमंडल है वो सारा का सारा अगले कुछ महीनों में जाने वाला है। बिल्कुल, आपके तमाम उठाए गए सवालों का हम जवाब लेंगे, लेकिन यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे और इस चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। अब राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी की इस कोर ग्रुप की बैठक को किस तरह से देखा जाए। क्या इसे एक रूटीन बैठक माने या जेपी नड्डा की मौजूदगी एक बड़ा राजनीतिक संदेश इसके माध्यम से देने की कहीं ना कहीं कोशिश है? जहां तक मैं समझता हूँ कि ये 1 साल पहले से ही इनकी पूरी राजनीतिक संगठन के रूप में ये तैयार करना शुरू कर दिया। अभी मैं आपको एक छोटा सा जिक्र बताता हूँ कि प्रदेश में एसआईआर की गणना चल रही है, एसआईआर का सर्वे चल रहा है। एसआईआर सर्वे में 83 लाख मतदाता, जो 84 लाख मतदाता थे, उनमें से 63 लाख लोगों का सर्वे हो गया और अभी शेष जो 21 लाख लोग बचे हैं वो एसआईआर के थ्रू आपकी मतदाता सूची में जुड़ने जा रहे हैं जी। शायद भाजपा के लोगों के दिमाग में ये बात क्लिक कर गई कि ये 24 लाख लोग उत्तराखंड के अगर मूल निवासी होते तो इनका सर्वे हो गया होता। ये बाहर के लोग हैं और शायद इस पे तैयारी इन लोगों की शुरू हो गई है। तो बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर राजनीति नहीं करती, वो डेटाबेस राजनीति करती है और उसके लिए इन्होंने बूथ टैक्टिक में, जैसे महेंद्र भट्ट जी का आपने बयान सुना या इनके नेताओं का बयान सुना, तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम बूथ स्तर पे जाकर इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। वस्तुतः वो 20 लाख 21 लाख वोटर खोज रहे हैं जो अभी आपकी मतदाता सूची में आएंगे। अब शायद बाकी राजनीतिक दलों को भी ये काम करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी लगातार बने हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आपसे समझने का प्रयास रहेगा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की जो मौजूदगी है उससे तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां इसे एक नियमित कोर ग्रुप की बैठक बताई गई, वहां पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की जो मौजूदगी थी उससे कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर नजर आया कि एक बड़ा संदेश देने की यहां पर बीजेपी की ओर से कोशिश थी। और अगर ये एक नियमित कोर ग्रुप की बैठक थी तो उसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी की जरूरत आखिर बीजेपी को क्यों पड़ी? देखिए, आप एक बात कह रहे हैं कि जेपी नड्डा जी की जरूरत क्यों पड़ी। क्यों नहीं उनकी जरूरत पड़ेगी, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैबिनेट के वरिष्ठतम सदस्य हैं, पार्टी के वरिष्ठतम सदस्य हैं, वो नेता हैं हमारे। अभी अभी एक महीना पहले, 1 महीना भी नहीं व्यतीत हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवृत्त हुए हैं। उनका दायित्व ही बनता है, वो पूरे प्रदेशों में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि संगठन को मजबूत करना उनका मुख्य उद्देश्य है। और उत्तराखंड में निश्चित रूप से उनका आना जाना लगा रहा है। और हमारे बगल के राज्य के मूल निवासी हैं वो हिमाचल के, और यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से कोर कमेटी की बैठक भी होगी, राजनीतिक हालात पर चर्चा भी करेंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात होगी कि क्यों इतना बड़ा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से उनका आना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए गौरव की बात है। उनका मार्गदर्शन हमको मिला है, उन्होंने 2-3 मुद्दों पर यहाँ बात की, माननीय अध्यक्ष जी ने जैसा कहा, उनका मार्गदर्शन ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और पार्टी, अब 27 का चुनाव है, 1 साल बचा है और बूथ कमेटियों में
अभी BLS की कुछ स्थानों पर नियुक्तियां होनी है, बूथ कमेटी के अध्यक्ष बनने हैं, बूथ स्तर के सम्मेलन आयोजित होने हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलने हैं। पूरा साल हमारा चुनावी उसमें माहौल में रहेगा, तो इसमें ये कहने की जरूरत नहीं कि उसमें कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठने का तो तब सवाल होता है जब कोई अचानक बात हो। ये पहले से प्री शेड्यूल्ड कार्यक्रम था। आज से बिल्कुल। 20 दिन पहले तय हो गया था कि नड्डा साहब यहाँ आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम है। उसमें हम एक कोर कमेटी की बैठक भी रखते हैं ताकि उनका हमको मार्गदर्शन मिल सके। उसका कई फायदे राज्य को होते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हुई है। लगभग 500 करोड़ के लगभग अतिरिक्त धनराशि हमको यहाँ पे मिलेगी। मेडिकल कॉलेज, हमारे 2 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उसके संबंध में उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। राज्य के अन्य इशूज भी हैं, उनमें उनसे वार्तालाप हुई है। चूंकि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका आना हमारे लिए तो बहुत बड़े गौरव की बात है जी। और उनका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहा है। आज भी मार्गदर्शन मिला है। निश्चित रूप से हम तो तैयारी करेंगे। सरकार कार्यकर्ताओं के बीच कैसा समन्वय है, क्या दिक्कतें आ रही है, ये भी तो नेता लोग पता करते हैं। उन्होंने सब जानने की कोशिश की, सबसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है और उनका जो मार्गदर्शन है उस उनके मार्गदर्शन से हमको निश्चित रूप से लाभ होगा। और 2027 की जो बिल्कुल। तैयारी है उसके लिए एक नई प्रेरणा हमको मिलेगी, नई ऊर्जा हमको मिली है और कार्यकर्ता दुगने उत्साह के साथ मैदान में उतरेंगे और संगठन में जो कमियां रहेगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। और सरकार की जितनी भी जनहितकारी योजनाएं हैं, जो काम किया है अभी तक, हम लगभग घोषणा पत्र में जो भी वायदे हमने किए थे उनको पूरा करने का काम हमने किया है। 30,000 सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियां देने का काम किया है संगठित क्षेत्र में। अभी असंगठित क्षेत्र में तो नौकरियां उससे भी ज्यादा नौकरियां दी हैं। यहाँ पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो हमारा MOU हुए हैं उनकी ग्राउंडिंग हो चुकी है, उनमें काम हो रहा है। नए उद्योग यहाँ पर लग रहे हैं और कनेक्टिविटी के मामले में नए हाईवेज यहाँ बन रहे हैं। 17 मथुरा दत्त जोशी जी, 100 करोड़ समय का हमारे पास अभाव है, आपके पास लौटेंगे। प्रतिमा सिंह जी के पास लौटते हैं। प्रतिमा सिंह जी, तमाम ये कारण गिनवाते हुए मथुरा दत्त जोशी जी इस दौरान नजर आए। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा की जरूरत केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर क्यों पड़ी, लेकिन एक इसका दूसरा एस्पेक्ट मैं जानना चाहूंगा। कांग्रेस लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्हें उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड संगठन पर भरोसा नहीं बचा, इसलिए उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर भेजने की जेपी नड्डा को जरूरत पड़ी है यहां पर। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकार भी कर लिया अपनी बात में कि आपने देखा, उन्होंने कहा कि सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच जो समन्वय है वो किस तरीके से स्थापित होना है, इस पर भी चर्चा हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ यही है, क्योंकि धामी जी जो है वो एकला चलो की जो राजनीति है वो अपने उन्होंने आका से सीखी है, नरेंद्र मोदी जी से, और वो तानाशाही की सरकार जो है चला रहे हैं। यही वजह है कि चाहे वो विधायक हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या वरिष्ठ नेतागण हो, वो सरकार से काफी जो है नाराज नजर आ रहे हैं और संगठनात्मक से लेकर के सरकार में परिवर्तन की जो है मांग कर रहे हैं। चाहे वो बलूनी जी हो, चाहे वो तीरथ सिंह जी हो, चाहे वो जो है त्रिवेंद्र रावत। जो अभी आपने देखा अरविंद पांडे जी का जो प्रकरण हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का 2 गुट उन एक विधायक को अपने खेमे में लाने के लिए किस तरीके से उन्होंने जो है जाल फैलाने का कार्य किया था और आला कमान से जब डंडा चला तो उन्होंने अपने उस निर्णय को जो है वापस लिया। ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मुद्दे में बहुत सारी बातें हैं। कोर कमेटी की बैठक हो जाती है और प्रभारी नहीं आते आपके, सह प्रभारी नहीं आते आपके, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अगर इतने ही MOU साइन हुए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की बात जो यहाँ की जा रही है, वो धरातल पर कब उतरेंगे इसका पता नहीं। 1 साल बाद तो होता है चुनाव है, कोई बात नहीं। वो जितना भी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो पैसा है वो देखा जाएगा जब 27 से कांग्रेस की सरकार आएगी, ग्राउंड पे हम लाने का जो है कार्य कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ कागज में है। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के खेल में बहुत माहिर है और ये बिल्कुल अभी मिश्रा जी ने जो बात बोली मैं उससे सहमत हूँ कि आंकड़े आपके पास होते हैं, धरातल पे आपके पास कुछ नहीं होता। और जब
वो आंकड़े आपके खिलाफ जाते हैं तब आपके पास वो आंकड़े भी नहीं होते, चाहे वो आपदा में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों को आप मुआवजा दिया, जब ये सवाल पूछा जाता है तो आंकड़े नहीं होते हैं। महाकुंभ में हर रोज कितने लोग डुबकी लगाते हैं ये आंकड़े आप दे देते हैं, लेकिन जब आग लगती है, भगदड़ मचती है और सवाल उठता है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, वो आंकड़े आप नहीं दे पाते, वो आंकड़े देने में आप समर्थ नहीं होते। उपनल कर्मचारी कितने हैं, कौन कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, जब नियमितीकरण के लिए इसकी जानकारी जरूरत होती है तो आप वो नहीं दे पाते क्योंकि वो आंकड़ा आपके खिलाफ है। तो अगर इस प्रदेश में इतना ही विकास हो रहा है तो पूरे अभी 4 साल और पिछले 5 साल ये प्रदेश भ्रष्ट प्रदेश क्यों बना रहा? हर दिन, हर 15 दिन पे आशा वर्कर्स आपने देखा है अपनी मांगों को लेकर के सीएम आवास कूच, सचिवालय कूच करने का कार्य करती है। नकल माफिया यहाँ पे सर चढ़ कर बैठे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके समक्ष है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। झारखंड का हिस्ट्री शीटर यहाँ आके रह रहा होता है, आपने देखा, और उसको क्रशर से लेकर के उसके नाम खनन के पट्टे तक है। तो क्या ये सरकार की सहमति के और सरकार के संरक्षण के बिना हो रहा था? पुलिस से लेकर के सरकार माफियाओं के साथ है। यही वजह है कि पिछले 17-18 दिनों के प्रतिमा अंदर जी, समय का अभाव है हमारे पास। राकेश मिश्रा जी से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। राकेश मिश्रा जी, आपसे समझने का प्रयास रहेगा, उत्तराखंड जैसे रिलेटिवली एक छोटे से राज्य में जहां पे व्यक्तिगत नेताओं के बीच एक समीकरण बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व का अगर कोई बड़ा चेहरा उत्तराखंड जैसे राज्य में इस दौरान पहुंचता है तो ऐसे में स्थिरता की स्थिति पैदा होती है या असंतोष की स्थिति कहीं ना कहीं होती है, जिसके चलते केंद्रीय नेतृत्व का कोई ना कोई एक नुमाइंदा वहां पर भेजा जाता है? देखिए त्रिपाठी जी, रीजन है, जैसे अभी ये पर्यवेक्षक महोदय आए नड्डा जी, तो पूर्व में यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वो इस परिप्रेक्ष्य में नहीं आए, वो इस परिप्रेक्ष्य में आए कि देखिए हमारी ग्रेविटी कितनी है, हमारे कितने लोग अभी हमारे साथ हैं उस मूवमेंट पे। और जैसे कि अभी आप प्रदेश की राजनीतिक स्थिति देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बटी हुई नजर आती है, एक पूर्व मुख्यमंत्री की, एक वर्तमान मुख्यमंत्री की। तो ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये तो या तो सामंजस्य बैठाने आए हैं या तो कुछ बड़ा परिवर्तन होने के आसार हैं। जी, सीएम धामी पर मुहर या सियासी सस्पेंस बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी से उत्तराखंड कोर ग्रुप की बैठक के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता टीवी।